स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना जो फर्स्ट चैप्टर था वो था हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस। इसके कंटेंट्स हम आपसे शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें अपन ने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का क्लासिफिकेशन और किस बेस पे किया गया था ये देखा था। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का जो पियर्सन कंसेप्ट था ये पढ़ा था। साथ ही अपन ने इनकी हार्डनेस, सॉफ्टनेस एंड इनकी जो स्ट्रेंथ है इसके बारे में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ भी देखा था। और हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की जो एप्लीकेशंस थी इस थ्योरी की वो अपन ने देखी है। और इस हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस जो कंसेप्ट था इसकी लिमिटेशंस को अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने सेकंड चैप्टर है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। देखो सबसे पहला क्या है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया था। सेकंड है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स, अपन पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं। तो कब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और कब हम वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसके बारे में भी वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया था। थर्ड आता है कि मेटल आयन है वो कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कब हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इसके बारे में भी वीबीटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इन्हें अपन कह देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी वीबीटी ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। फोर्थ आता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में भी वीबीटी ने कुछ नहीं बताया था। फोर्थ आता है कि कॉम्प्लेक्सेस की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी या आपेक्षिक स्थायित्व है उसके बारे में भी वीबीटी ने नहीं बताया था। आगे आता है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टोर्टेड होती है। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है ये CuS2 का होल 6 प्लस, यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसके पास H2 6 लिगेंड है। तो इन 6 लिगेंड में से 4H2 मॉलिक्यूल या अपन कहते हैं लिगेंड, तो क्या है सेंट्रल मेटल्स आयन से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन जो 2H2 मॉलिक्यूल या लिगेंड है उनकी डिस्टेंस है वो मेटल से काफी ज्यादा होती है। इसके बारे में भी वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया। आगे आता है कि ये जो अपने दो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं CuNH3 का होल 6 प्लस CuCN का होल 4 प्लस 2 माइनस, यहाँ पर ये जो दोनों कॉम्प्लेक्स हैं यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी पाकर। तो इनकी जो रिड्यूसिंग पावर है देखो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी रिड्यूसिंग पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, लेकिन इनकी रिड्यूसिंग पावर है वो सेम नहीं होती है। इसके बारे में भी वीबीटी ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। तो ये सब क्या है वीबीटी की लिमिटेशंस। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग है उसे एक्सप्लेन करने के लिए बेथे एंड वॉन लेग ने, बेथे और वॉन लेग ने CFT दी थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT को एक्सप्लेन करने के लिए जो डी ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वो मेनली होता है। यहाँ पर अपन डी ऑर्बिटल्स को देखते हैं। वीबीटी, इससे पहले अपन ने देखा था वीबीटी और अब आती है CFT। वीबीटी और CFT में मेन डिफरेंस है कि वीबीटी ने तो मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड था उसे कोवलेंट बॉन्ड बताया था, जबकि CFT क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक नेचर का। ठीक है, तो ये वीबीटी और CFT में मेन डिफरेंस। देखो अब आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ CFT। देखो CFT में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या बताया गया था कि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज या फिर अपन कह दें कि कोई ऐसी स्पीसीज जिसपे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसी स्पीसीज को अपन लिगेंड बोलते हैं।
तो लिगेंड को सीएफटी में एक पॉइंट चार्ज, जिसे अपन कहते हैं बिंदु आवेश के रूप में माना गया था। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है सीएफटी का, कि सीएफटी में जो लिगेंड है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज हो सकती है या फिर कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उसे पॉइंट चार्ज के रूप में माना गया था। सेकंड आता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी मेटल और लिगेंड के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें किसी प्रकार की कोई इंटरेक्शन नहीं होती है और बॉन्ड जो बनता है वो आयनिक नेचर का होता है। ठीक है। थर्ड आता है कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं, अपन देखते हैं कि डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं। मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उन 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सेम होती है। मेटल के 5 डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सेम होती है, लेकिन जैसे ही इनके कांटेक्ट में लिगेंड आता है तो इन डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाती है और ये डी ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इसे ही अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है। मैं क्या कह रही हूँ कि मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी है वो सेम होती है, या अपन ऐसे कह दें कि डी ऑर्बिटल है वो डीजनरेटेड स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनके कांटेक्ट में आता है तो इन डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी वो रिमूव हो जाती है और ये डी ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। इसे ही अपन कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। आगे आता है कि ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट हुए हैं इनमें से कुछ डी ऑर्बिटल तो हाई एनर्जी लेवल के हो जाते हैं, कुछ डी ऑर्बिटल्स हैं वो लो एनर्जी लेवल के हो जाते हैं। तो अब अपन इन ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे वो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग जब अपन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां फिल होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में फिल होते हैं जहां पर जिनकी एनर्जी है वो मिनिमम होती है। तो उन ऑर्बिटल्स में फिलिंग, जब वो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल होंगे तो कुछ मात्रा में वहां से वो एनर्जी वो रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होती है इसे ही अपन क्या कहते हैं, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ठीक है। अब अपन देखेंगे शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। तो देखो डी ऑर्बिटल्स हम अपन 5 प्रकार के पढ़ते हैं। देखो, एक होता है DX2, Y2, एक होता है DZX2, DXY, DYZ और DXZ। ये अपन 5 प्रकार के डी ऑर्बिटल्स हैं वो पढ़ते हैं। तो देखो ये जो DX2, Y2 और DZX2 होते हैं वो अलोंग दी एक्सिस होते हैं, अलोंग दी एक्सिस यानी एक्सिस के ऊपर होते हैं। इन्हें अपन ऐसे शो करते हैं, ये ले ली एक्स एक्सिस, ये ले ली वाई एक्सिस, ये होता है DX2, Y2। ठीक है, अलोंग दी एक्सिस। दूसरा ले ले DZ2, ये है अपनी Z एक्सिस, तो इनकी शेप होती है ऐसे, ये हो जाएगा DZ2। ये जो होते हैं DXY, DYZ और DXZ, ये है वो एक्सिस के बीच में होते हैं। जैसे ये ली अपन ने, एक ली एक्स एक्सिस, एक ली वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस लिए तो DXY एक्स और वाई के बीच में होंगे ऐसे, इन्हें अपन ऐसे शो करते हैं। ये हो जाएगा DXY। सेकेंड ले लें YZ, ये Y ले लिया, ये Z, ये ऐसे इनके बीच में Y और Z, तो ये हो जाएगा DYZ। थर्ड आ जाएगा DXZ, ये Z हो गई, ये X हो गई, ये इनके बीच में, ये हो गया DXZ। तो ऐसे अपन
डी ऑर्बिटल्स की वो शेप बनाते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज। सबसे पहले अपन देखेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो, अभी अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई भी मेटल एटम या आयन है, वो उसके ग्राउंड स्टेट में पांचों जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम एनर्जी के होते हैं, या उनकी एनर्जी वो सेम होती है, या ऐसे कहते हैं कि डी ऑर्बिटल्स हैं वो डीजनरेटेड होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड उस मेटल आयन या मेटल एटम के कांटेक्ट में आता है तो उन डी ऑर्बिटल्स की डीजनरेसी है वो रिमूव हो जाती है, और वो डी ऑर्बिटल्स है उनमें से कुछ तो हाई एनर्जी लेवल के हो जाते हैं, कुछ है वो लो एनर्जी लेवल के हो जाते हैं। इसे ही अपन कह रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। देखो, अपन सबसे पहले देखते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में अपन जानते हैं कि 6 लिगेंड होते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में कितने लिगेंड होते हैं? 6 लिगेंड होते हैं। तो ये 6 लिगेंड है। यदि कोई ऑक्टाहेड्रोन है, उस ऑक्टाहेड्रोन में 6 के 6 लिगेंड है वो कोनर्स से आते हैं, या अपन ऐसे कह दें कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें जो 6 के 6 लिगेंड है वो एक ऑक्टाहेड्रोन में उसके कॉर्नर से होते हुए सेंट्रल मेटल एटम या आयन की ओर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर या अपन ऐसे कह दें, जो डी ऑर्बिटल है वो उन एक्सिस पर होंगे, वो उस लिगेंड से वो ज्यादा रिपेल होंगे, ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, जिससे वो हाई एनर्जी लेवल के हो जाएंगे। और जो ऑर्बिटल्स हैं उन एक्सिस पर नहीं होंगे, एक्सिस के बीच में होंगे, या बिल्कुल लिगेंड के सीध में नहीं आएंगे, उन्हें वो है वो लो एनर्जी लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहां पर अपन देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अपन डी है वो डी ऑर्बिटल अभी अपन ने देखा था 5 प्रकार के, डी एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये पढ़े थे। यहाँ पर देखा था कि अपन ने डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये है वो एक्सिस के बिल्कुल ऊपर स्थित होते हैं, या अपन ऐसे कहते हैं अलोंग डी एक्सिस होते हैं। तो अभी अपन ने क्या कहा था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड है वो ऑक्टाहेड्रॉन के कॉर्नर्स से या उन एक्सिस के बिल्कुल सिर से होते हुए सेंट्रल मेटल आयन की ओर आते हैं। तो वो ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के ऊपर स्थित होंगे या अलोंग दी एक्सिस होंगे, वो हाँ वो लिगेंड से ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, जिससे वो हाई एनर्जी लेवल के हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सिस पर कौन से डी ऑर्बिटल होते हैं? डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वो हाई एनर्जी लेवल के होंगे। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, ये तीनों वो लो एनर्जी लेवल के होंगे। देखो ये मेटल के 5 डी ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी सभी की क्या है? सेम है, ग्राउंड स्टेट में, या ऐसे कहते हैं अपन डीजनरेटेड है। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा ये डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड। ठीक है, ठीक है।
ये जो होंगे dx2 y2 dz2 इन्हें अपन कहते हैं इजी, इजी से डिनोट करते हैं। और ये जो तीनों है dxy dyz और dxz इन्हें अपन डिनोट करते हैं t2g से। Eg और t2g ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसे CFSE कहते हैं और इसे अपन डेल O से डिनोट करते हैं। ये O यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल को शो करेगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये होगा 0.6 डेल O और ये होगा माइनस का 0.4 डेल। और ये जो डेल ओ होता है ऑक्टाहेड्रल CFSE ये 10 dq के इक्वल होता है। तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 6 dq और ये हो जाएगा -4 dq, ठीक है। तो ये होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग। फिर से बता दूं कि ये कोई भी मेटल एटम या आयन है उसके d ऑर्बिटल्स हैं ग्राउंड स्टेट में। जब इनके पास कोई लिगेंड नहीं होता है तो इनकी पांचों की एनर्जी है वो सेम होती है, या अपन कहते हैं ये डीजनरेटेड होते हैं। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा इन d ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाएगी। अपन ऐसे कहते हैं d ऑर्बिटल्स है वो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स में स्प्लिट हो जाएंगे। ये Eg जिसमें dx2 y2 dz2 और ये dxy dyz dxz इन्हें अपन कह रहे हैं t2g। ये मैंने बता दिया कि dx2 y2 और dz2 हाई एनर्जी लेवल के क्यों है, क्योंकि ये है वो अलोंग दी एक्सिस पर होते हैं और लिगेंड इन्हीं की सिद्ध में आ रहा है, यानी इनका ज्यादा रिपल्सन होगा इनको, इसलिए ये हाई एनर्जी लेवल के होंगे। जबकि वो एक्सिस के बीच में होते हैं यानी लिगेंड से इनको रिपल्सन है वो कम होगा, ठीक है। अब देखो अब अपन इसके अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए या अपन कहते हैं किसी भी मेटल आयन के लिए CFSE की वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन लेते हैं सबसे पहले D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अपना है तो कोई कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D1, या फिर अपन सीधा ले लेते हैं कि किसी भी मेटल आयन जिसका कॉन्फ़िगरेशन है वो D1 है। इसके लिए अपने को किसके लिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अपने को CFSE कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो इसके लिए ये आना बहुत जरूरी है। अपन इलेक्ट्रॉन्स पहले है वो dxy में भरेंगे, फिर dyz, ठीक, फिर d इलेक्ट्रॉन्स अपन पहले इनमें भरेंगे और फिर हम इनमें भरेंगे। इनमें कब भरेंगे फिर अपन देखेंगे कि अभी तो देखो अब अपन यहां से अपन किसी भी कॉम्प्लेक्स या मेटल आयन के लिए CFSE वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो CFSE कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू n T2g प्लस 0.6 इंटू n Eg डेल O प्लस m p, ठीक है। यहां पर n T2g का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स, एन Eg का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स। ये अपनी डेल O वो CFSE है ही। m यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और p यहाँ पर आती है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो देखो अपने को मान लो D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की CFSE वो कैलकुलेट करनी है। एक बार मैं इधर फिर से बना लूं, ये Eg और ये है वो T2g। अपन पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में,
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अभी अपन ने स्प्लिटिंग देखी थी, यही था कि Eg है वो ऊपर थे, T2G है वो नीचे थे। ये था 0.6 डेलो और ये है माइनस का 0.4 डेलो। D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अभी अपन ने पहले देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुंड के रूल के अकॉर्डिंग होगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे, T2G वो लो एनर्जी वाले हैं, D1 ये अपन ने भर दिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आ गया। देखो इसके लिए CFSE कैलकुलेट करें, CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 एंड T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस 0.6 इंटू एन Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0, ठीक है। ये डेलो और MP कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, ये 0 आ जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4, ये 0 हो जाएगी, डेलो। ये D1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू आएगी। ऐसे ही अपन ले लें D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D2 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो कितने भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे। वही CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, ठीक है, प्लस 0.6 Eg में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 आ जाएगा, डेलो। ये तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है ही नहीं, 0 ही रहेगा। यहां से CFSE कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.8, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 0.8 डेलो। ऐसे ही अपन ले लें D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3, T2G में Eg में फिर भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, CFSE इज इक्वल टू माइनस का 1.2 डेल O, ठीक है। ऐसे अपन इनकी CFSE की वैल्यू वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो D1, D2, D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो CFSE की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या फिर वीक फील्ड हो। अब देखते हैं अपन, देखो D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर दो सिचुएशन होंगी, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की, एक वीक फील्ड की, तो CFSE की वैल्यू वो अलग अलग आएगी। अपन सबसे पहले देखें D4 का, ये अपन कर दें, यानी 3 तो T2G में फिल कर दिए, चौथा इलेक्ट्रॉन हो Eg में चला गया, यानी यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। वीक लिगेंड होता है तभी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होती है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहां से अब अपन इसकी CFSE देखते हैं वीक फील्ड में। ठीक है, 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 0.6 इंटू Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, डेलो। इलेक्ट्रॉन पेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं है, 0 रहेगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2 प्लस 0.6 डेलो। यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1.2 और प्लस का 0.6 कितना आ जाएगा, माइनस का 0.6 डेलो। ये हो गई CFSE की वैल्यू, कब, जब D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो और वीक फील्ड लिगेंड हो। सेकेंड अपन लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन अपन ने यहां पर फिल किया था, ये यहां फिल नहीं होगा,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन है वो यही फिल होगा, यही पेयर हो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। अब अपन इसके लिए CFSE कैलकुलेट करते हैं, वही माइनस का .4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 प्लस 0.6 इंटू EG में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। अब यहां पर एक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी M की जगह कितना आ जाएगा, है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर 1p, ठीक है। वही CFSE इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1.6, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, डेलो प्लस 1p, या फिर यहां से आ जाएगा CFSE इज इक्वल टू कितना था, माइनस का 1.6 डेलो प्लस 1p। ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टाहेड्रल होता। इस प्रकार से अपन किसी भी कंपाउंड के लिए CFSE वो कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी आयन के लिए, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार से आगे अपन D5, D6, D7, D8, D9, D10 के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी ले लूं D8 के लिए ले लेते हैं अपन। D8 के लिए एक तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड, एक हो जाएगा वीक फील्ड। D8 के लिए सबसे पहले ले लें वीक फील्ड, ठीक है। वीक फील्ड में D8 लिया है, ठीक है, 3, 4, 5, फिर पेयरिंग होगी 6, 7 और 8। यहां से अब CFSE कैलकुलेट करते हैं। CFSE इज इक्वल टू माइनस का 0.4 इंटू T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस 0.6 इंटू EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, डेलो प्लस M, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 3 है, 3p। यहां से आ जाएगा माइनस का 2.4 प्लस 1.2 डेलो प्लस 3p। यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 1.2 डेलो प्लस 3p। ये D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए वीक फील्ड में CFSE की वैल्यू। अब अपन कैलकुलेट करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स है वो 1, 2, 3, फिर पेयरिंग इसी में होगी 4, 5, 6, फिर आगे वाले इलेक्ट्रॉन 7 और 8। यानी ऑक्टा जो D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑक्टाहेड्रल में, उसके लिए वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, CFSE की वैल्यू है वो सेम रहेगी। इस प्रकार से अपन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है।